प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेज़र डायग्राम के ऊपर। और फेज़र डायग्राम भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझें कि फेज़र डायग्राम क्या होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि एक फेज़र डायग्राम क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो हम लोगों ने करंट पढ़ा है, वोल्टेज पढ़ा है, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने डीसी के फॉर्म में पढ़ा है। जब हम लोगों ने जनरेटर के ऊपर डिस्कशन करा था तो हम लोगों ने वहाँ पर जो ईएमएफ का इक्वेशन लिखा था वो था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम लोग करंट के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों? जब हम किसी भी वोल्टेज या करंट को हम लोग साइन की फॉर्म में लिखते हैं और इनको यूज़ करते हैं एज ए रोटेटिंग वेक्टर की तरह, तो हम लोग बोलते हैं इनको फेजर। ठीक है ना? देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि व्हेन एसी करंट एंड वोल्टेज रिप्रेजेंट in form of sine wave and treat as a rotating vector, तो ये हमारे कहलाते हैं फेजर। बच्चों क्या कहलाते हैं? फेजर। ठीक है, फेजर डायग्राम क्या होता है? कह रहा है कि अगर हम लोग करंट और वोल्टेज के बीच में अगर एंगल यानी कि फेज एंगल भी वहां मेंशन कर दें तो वो कहलाता है फेजर डायग्राम। इफ इन द rotating vector we mention the phase angle between the current and voltage, then it is called फेजर डायग्राम। ठीक है बच्चों, कैसे होगा कि हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन की तरह लें, कंसिडर करें, ठीक है ना। और इसमें कहीं पे हम लोग करंट को मेंशन कर दें। ठीक है, ये ओमेगा हो गया। किसी भी एंगल की बात करें, मतलब थीटा था तो ये ओमेगा टी की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ दिखा दिया वोल्टेज या ई। एक ही मतलब है, ठीक है बच्चों, या तो वी लिख ले या ई लिख ले। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल मान के चल लेते हैं, ये कितना है? 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? फेजर डायग्राम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा फेजर डायग्राम। और यहां पर आप लोगों को ये वी और आई जो नजर आ रहे हैं ये हमारे कहलाते हैं फेजर। ठीक है, ये रोटेटिंग वेक्टर है बच्चों। क्या है? रोटेटिंग वेक्टर है। ठीक है, और रोटेटिंग वेक्टर के बीच में अगर हम लोग एंगल भी मेंशन कर दें तो ये पूरा जो डायग्राम आप लोगों को नजर आ रहा है वो हमारा कहलाएगा फेजर डायग्राम। अब इन फेजर डायग्राम की हमें क्या जरूरत पड़ी? बच्चों इनका बहुत यूज है। हमें अगर सर्किट एनालिसिस करना है, सर्किट को समझना है कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट कब आएगा, कब जाएगा और किस तरह से आएगा, किस तरह से जाएगा, तो हमें इनके फेजर डायग्राम आने बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? आप लोग समझेंगे अभी जब हम लोग इनका डिस्कशन करेंगे तो इनका इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, तो मैं पहले शुरू कर रहा हूँ रजिस्टर का फेजर डायग्राम, केवल रजिस्टर। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते चले जाएंगे फिर हम लोग इनके सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, और पैरेलल भी अगर हमें ज़रूरत लगती है तो। ठीक है, तो हम लोग यह बना रहे हैं कि एक एसी सर्किट है, एसी सर्किट, एक सर्किट
कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, यानी कि केवल हम रजिस्टर ले रहे हैं। और सर्किट कैसा है बच्चों, एसी है, यानी कि हम लोग यहाँ मेंशन करें एक रजिस्टर और उसको हमने किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ से करंट दौड़ रहा है। करंट भी बच्चों वेरी करेगा जैसे जैसे साइन वेरी करेगा, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर है बच्चों। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है या सोर्स वोल्टेज है, मैंने मेंशन करा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये चीज का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बच्चों, और इसको हम लोग 2 पाई अपॉन में टी या 2 पाई एफ दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये टाइम के साथ ये तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो साइन फंक्शन है टाइम के साथ चेंज होता जाएगा, तो हमारा जो वोल्टेज है वो भी चेंज होता हुआ चला जाएगा। आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ से हम लोग करंट निकालना चाहते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ से जाते हैं कि अगर हम लोग निकालना चाहते हैं करंट, तो E इज इक्वल टू E बाई आर इज इक्वल टू आई होता है। तो I की वैल्यू हमें मिल जाएगी, देखो E की वैल्यू कितनी है, ई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन में आर, या I की वैल्यू देखो ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी, या हम इसको लिख सकते हैं आई नोट, इसको पूरे को क्या लिख दिया, आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। बात आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पर जो ई नोट है ये पीक वैल्यू है, और ये आई नोट आया, ये भी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और ये पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है बच्चों। बात आपके समझ में आई, ठीक है। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमें मिला, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज करंट भी हम लोगों को मिला, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो आई नॉट है वो ई नॉट बाय आर के इक्वल है, ठीक है। ये पीक वैल्यू है। अगर आरएमएस या एवरेज वैल्यू अगर हम लोगों को निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को बोला जाए कि आई आर एम एस निकालो, तो हमें पता है कि वो आई नॉट बाय रूट टू आएगा। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू कितना है बच्चों, ई नॉट बाय रूट टू आर, ठीक है। अगर ई आर एम एस भी निकालने के लिए बोलता है तो पीक वैल्यू अपॉन में रूट टू, ये ई आर एम एस हम लोगों को मिल गया, हाँ कि ना। बात आप लोगों को जस्टिफाई कर रहा है, समझ में आया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि इनका फेजर डायग्राम बने, क्या बने, फेजर डायग्राम बने। देखो ये भी साइन फंक्शन है, ये भी साइन फंक्शन है, दोनों फंक्शन कैसे है बच्चों, साइन फंक्शन है। देखो इधर E भी होगा और I भी होगा, दोनों रिप्रेजेंट करेंगे। ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये पाई बाई 2 हो गया, ये है पाई हो गया, यहाँ पे ये 3 पाई बाई 2 हो गया, और ये हम कह रहे हैं पाई हो गया, ठीक है। पहला ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है E को, यानी कि ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो एम्पलीट्यूड है बच्चों ये कितना है, ई नॉट, ऐसा ऊपर भी होगा, ठीक है। मैं जस्ट एक तरफ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें ये बन गया हमारा साइन वेव किसका, सोर्स वोल्टेज का। हम लोगों को अब चाहिए करंट का वेव फॉर्म, ठीक है। करंट का वेव फॉर्म बनेगा, मैं डॉटेड रेड कलर से इसको दिखा रहा हूँ,
आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड हम लोगों को मिल रहा है वो बच्चों आई नॉट है, और ये जो डॉटेड वेवफॉर्म नज़र आ रही है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी। और आप लोग देख रहे होंगे कि जो आई नॉट का एम्पलीट्यूड है वो ई नॉट से कम है, क्योंकि ई नॉट बड़ा है। ई नॉट को जब आर से डिवाइड करा तो आई नॉट मिला हमने, ई नॉट को जब आर से हम लोगों ने डिवाइड करा तो क्या मिला, ई नॉट, सो आई नॉट। तो आई नॉट ई नॉट से कम होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो करंट का वेवफॉर्म हमेशा वोल्टेज के नीचे आएगा, कभी भी ऊपर नहीं आएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। ये इसका वेवफॉर्म है। फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, फेजर डायग्राम बनाने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए, एक कार्टेशियन प्लेन, इधर ये x है और इधर ये y है। हम आर्बिट्री कोई भी एंगल चूज करते हैं और मान के चलते हैं, देखो ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, ओमेगा टी। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और इसी के लाइन में क्या होगा, हमें करंट भी मिलेगा, वो मिलेगा आई, ठीक है। अगर ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आई नॉट का पीक वैल्यू होगा, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पीक वैल्यू नहीं कर रहा तो आप सिंपल ये सिर्फ आई और ई नॉट सिर्फ ये मेंशन करना है, इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं करना, ठीक है बच्चों। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर ये वेव फॉर्म हम लोग इधर बनाते हैं, देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूँ प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा ये अगर ये पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पीक का है, अगर नहीं कर रहा तो ये ऐसे वेव फॉर्म बनती हुई चली जाएगी। इसलिए मैंने ऐसे बोला कि आप इसको केवल ई या इसको केवल आई लिखो। अगर आई नॉट लिखते हो तो वेव फॉर्म में हमें बिल्कुल पीक दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। बात आप लोगों को समझ में आया, क्लियर हुई, ठीक है। ये फेजर डायग्राम है बच्चों जो मैंने यहां बनाया है, ये वाला, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आया, आगे बढ़े। बात करते हैं कि फेजर डायग्राम के अंदर अब हमारे पास सिर्फ क्या हो, केवल इंडक्टर हो, एसी सर्किट containing only an इंडक्टर, एक इंडक्टर होगा बस सर्किट के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इंडक्टर बना लेते हैं। ये प्यारे बच्चों हमारा इंडक्टर हो गया, इसको हम लोगों ने किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करा, ठीक है। और इसका इंडक्टेंस L है, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ क्या दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, बैक ईएमएफ बनेगा, और बैक ईएमएफ माइनस का L di/dt होगा कि नहीं होगा। यानी कि ये बैक ईएमएफ हमारे अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा, ये हमारे फ्लो ऑफ करंट का अपोज करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो नेट जो पोटेंशियल हम लोगों को इसके अक्रॉस मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। या हम कहें कि इसके अक्रॉस जो बैक ईएमएफ डेवलप हुआ वो हमारा अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल था,
हाँ गए ना, बात आप लोगों को समझ में आई कि अप्लाइड वोल्टेज सोर्स हम लोगों ने देखा, प्यारे बच्चों कितना है, ई है और वो आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। इन द फिगर इन द सर्किट when the, मैं लिख देता हूँ, when the switch closed then a current induces a back EMF that is माइनस का L di/dt, ठीक है। as the circuit प्योर इंडक्टिव, इंडक्टिव होने का मतलब प्यारे बच्चों कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, प्योर इंडक्टिव है। यहाँ पर आर हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, दैट इज जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है। इन दैट केस कि हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है एंड बैक ईएमएफ वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू होगा L di/dt। नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए था, अगर नेगेटिव साइन बता रहा है कि हमारा EMF पीछे की तरफ है, करंट आगे की तरफ जा रहा है, बस इतना सा हमें बता रहा है। हम लोग क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। कुछ बुक्स के अंदर लिखा है E माइनस L di/dt इज इक्वल टू 0, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी से ये रिलेशन आया, E की वैल्यू कितनी होगी, E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L di/dt, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं di इज इक्वल टू E नॉट बाई L साइन ओमेगा टी इंटू में dt। इंटीग्रेट कर दे तो प्यारे बच्चों I बन जाएगा, ये E नॉट बाई एल एज इट इज साइन ओमेगा टी इंटू में dt, 0 से t तक ही हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो आएगा I इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, सॉल्व करने के बाद मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है, माइनस का ई नॉट बाय ओमेगा एल। अब कोस को हम लोगों ने साइन की टर्म में लिखना है ताकि हमें समझ में आ पाए कि करंट कैसा है, ठीक है बच्चों। अब कोस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो, माइनस अंदर लेके जाएंगे, ई नॉट बाय ओमेगा एल ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और ये प्यारे बच्चों हमारा कहलाएगा आई नॉट। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। आप देखेंगे कि अगर मैं वोल्टेज वाली इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 आ रहा है करंट वाली इक्वेशन के अंदर, यानी कि करंट थोड़ा सा पीछे चल रहा है, कितना, पाई बाई 2 एंगल, और वोल्टेज हमारी आगे आगे चल रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों को पता चल रहा है कि आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट बाय ओमेगा एल है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं ई नॉट बाय एक्स एल, एक्स और बेस में एल है बच्चों, ठीक है ना, ऐसा है ये एक्स एल, ठीक है। ये आ रहा है हमारा ओमेगा एल के इक्वल। ये क्या बता रहा है, रिएक्टेंस बता रहा है। रिएक्टेंस क्या होता है, नॉन रजिस्टिव अपोजिशन होती है, नॉन रजिस्टिव अपोजिशन ऑफ करंट।
अगर रेजिस्टेंस होता तो रेजिस्टेंस ही बोल देते, लेकिन रेजिस्टेंस तो जीरो है, तो अब यहाँ पर जो अपोजिशन है वो नॉन रजिस्टिव है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, रिएक्टेंस। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले इसके लिए वेवफॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, वेवफॉर्म। प्यारे बच्चों वेवफॉर्म बनाते हैं, आप लोगों को थोड़ा क्लियर होगा। इधर टी, इधर हमारा ई भी होगा और आई भी होगा, ठीक है। ये 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, आगे भी बना सकते हैं लेकिन हम, ठीक है, वोल्टेज की इक्वेशन हम लोग या वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया इक्वेशन या वेव फॉर्म ऑफ E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। करंट का बनाते हैं, लेकिन करंट का अब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगा। करंट का हम लोगों ने देखा कि हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये π/2 पीछे चल रहा है। कहाँ चल रहा है बच्चों, π/2 पीछे, यानी कि ये आगे चल रहा है, ये पीछे है। पीछे का मतलब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ेगा, ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। ये जो ग्राफ में मिला I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 का हमें ग्राफ मिला, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों की समझ में आई, ठीक है। तो करंट यहां पर पीछे है, करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2 डिग्री, यानी कि करंट पीछे पीछे है, वोल्टेज आगे आगे चल रहा है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों के, ठीक है। अगर अब हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाएं, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, ये बच्चों y हो गया, ये हमारे पास x हो गया। हमने आर्बिट्री क्या चूज करना था, वोल्टेज, तो ये हमारे पास E हो गया, और इसको लिखा हमने, एंगल कितना बन रहा है, ओमेगा टी, ठीक है। अब वोल्टेज आगे है, करंट कहाँ है, पीछे, कितना पीछे, π/2 डिग्री पीछे है, यानी कि ये I हो गया। और ये जो एंगल आप लोग देखेंगे कितना है, π/2, ब्लू कलर से मैंने लिखा है इसको π/2। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंस की। इस रिएक्टेंस को बोलता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोगों को मिला ओमेगा एल। एक्सएल को हम लोग, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2πfl, ठीक है ना। यानी कि यहां से हमें पता चल रहा है कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंडक्टेंस के, और एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो मेन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक्सएल यानी कि इंडक्टेंस भी, सॉरी रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो रिएक्टेंस भी कम होगा। यानी कि ग्राफ अगर इनका बनाते हैं प्यारे बच्चों, इधर हम लोग एक्सएल लें और इधर हम लोग फ्रीक्वेंसी लें, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन हमें बता रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा रिएक्टेंस भी बढ़ता है। तो जब हम किसी इंडक्टर की बात करते हैं, सोलेनॉइड की बात करते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है अपोज करने का करंट को, वो बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 कर दें तो करंट कैसा हो जाएगा, डीसी, तो ये इजीली पास होता है, चला जाता है, इजीली पास,
तो ये इजीली पास ऑन हो जाता है। अगर ये करंट हमारे पास नॉन जीरो होता, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास नॉन जीरो होती है, तो जो हमारे पास एक्सएल है वो भी नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा तो हमें ये है कि करंट का अपोज होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, बात आपके समझ में आई? ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा हो कि भाई पहली फ्रीक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस दे दिया, रिएक्टेंस दे दिया, दूसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिएक्टेंस दे दिया, तो हम लोग निकाल सकते हैं XL1 अपॉन में XL2 इज इक्वल टू F1 अपॉन में F2। ये इक्वल का साइन है बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ रखा है, पता नहीं शायद वो कैपेसिटर के ऊपर है या इंडक्टर के ऊपर है, तो हम लोगों ने ये रिलेशन हम लोगों ने बना के रखा हुआ है XL अपॉन में XL2, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में। तो 1 1 ऊपर वाला, 2 2 नीचे वाला। मैं दोबारा लिख देता हूँ, XL1 XL2 इज इक्वल टू F1 अपॉन में F2। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। सेम यहाँ पर इंडक्टर के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, इंडक्टेंस के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार ये वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्राई करें कि एक ही पेज के अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिले जो आप लोगों को इस इंडक्टर के लिए चाहिए। ठीक है, कंसिडर करके चलते हैं कि अब हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है बच्चों। क्या है? कैपेसिटर है। तो मैं लिख रहा हूं कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। ठीक है, कि हमारा सर्किट क्या इंक्लूड कर रहा है इस टाइम पे, कैपेसिटर को इंक्लूड कर रहा है। तो कैपेसिटर दिखने में आप लोगों को पता है, ठीक है, E इज इक्वल टू, ये हमारे पास E नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C। ठीक है बच्चों, तो सोर्स वोल्टेज हम लोगों को पता है, कितना है, E नॉट साइन ओमेगा टी से इक्वेशन ये हमारा फर्स्ट। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में इंडक्टर के केस में पढ़ा कि जो हमारा इंडक्टर है वो डीसी करंट को तो पास होने देता है, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी का मतलब वहाँ पे करंट कैसा हो गया, एसी करंट हो गया। एसी करंट के लिए वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, यानी कि इंडक्टर में से डीसी करंट पास हो सकता था, लेकिन एसी को पास होने में दिक्कत होती है। यहाँ कैपेसिटर के केस में थोड़ा सा उल्टा केस बनेगा, हम इस चीज़ को जस्टिफाई भी करेंगे कि यहाँ से डीसी पास हो सकता है लेकिन एसी पास नहीं हो सकता, सॉरी डीसी पास नहीं हो सकता, एसी यहाँ से पास हो सकता है। ठीक है ना। देखो, अब यहाँ पर हमें पता है कि जो चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, क्यू यहाँ से जो फ्लो करेगा, क्यू यानी कि चार्ज जो फ्लो करेगा वो C इंटू वी, जो चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट होगा Q इज इक्वल टू सी वी होगा। ये रिलेशन हम लोगों को पता है। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि Q इज इक्वल टू सी ई, क्योंकि जो चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट होने वाला है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये वोल्टेज बदलेगी, यहाँ पर जो चार्ज का अकोमुलेशन होगा वो भी चेंज होगा, यानी कि चार्ज यहाँ से जाएगा, चार्ज यहाँ से जाएगा तो यहाँ से करंट बनेगा। करंट भी कैसा बनेगा, वेरिंग बनेगा, बदलता हुआ बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे सोर्स वोल्टेज बदल रही है वैसे वैसे हमारा चार्ज का फ्लो भी बदल रहा है। ठीक है, तो अब हमें चार्ज ही नहीं करंट की जरूरत है, तो इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट द above equation with respect to time। तो ये बन जाएगा बच्चों dq बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt c इंटू में ई नॉट
साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आई हो गया, जो कॉमन टर्म है वो तो बाहर आएगी, सी ई नॉट बाहर आएगी। इसका डिफरेंशिएट कितना होता है बच्चों, कॉस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा, यानी कि ये हमें मिल गया ई नॉट इंटू में ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। देखो ये बन गया हमारे पास आई नॉट, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 प्लस में ओमेगा टी लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट रीअरेंज कर लें, साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 2। ठीक है ना, फंडा क्लियर है। तो ये हमारे पास करंट का इक्वेशन आ गया, और इससे जस्ट पहले हमने वोल्टेज का भी लिखा था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि करंट पाई बाय 2 प्लस है और वोल्टेज पीछे चल रहा है, तो हम कह सकते हैं करंट आगे है, तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 डिग्री से वो आगे की तरफ चल रहा है। और आई नॉट हमने जो लिखा है वो ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी लिखा है, और यहाँ पर आई नॉट हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट बाय एक्सी। और ये एक्सी जो आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉन रजिस्टिव रिएक्टेंस है बच्चों। ये कैसी है, नॉन रजिस्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, अगेन यहाँ पर हम क्या मान के चल रहे हैं कि R यहाँ पर 0 है। ठीक है ना, प्योर कैपेसिटर है ये, प्योर कैपेसिटर। ठीक है ना, R यहाँ पर इसका फिर से क्या है, 0। फंडा क्लियर हुआ। तो XC यहाँ पर देखो क्या है, 1 अपॉन में ओमेगा सी। ठीक है, XC ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ सी, यानी कि इन दोनों में रिलेशन कैसा है बच्चों, उल्टा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो जो हमारे पास रिएक्टेंस है वो कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो रिएक्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगा। यानी कि अगर इनका ग्राफ हम लोग देखते हैं, यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा और यहाँ हमारे पास रिएक्टेंस होगा, तो ग्राफ जो हमें मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, क्योंकि ये बता रहा है एक्सी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है ना, तो अब हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि जो हमारा कैपेसिटर है ब्लॉक डीसी एंड अलाउ एसी। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर यही बता रहा हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो करंट कैसा हो गया, डीसी, और इम्पीडेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई डीसी करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फंडा समझ में आया आप लोगों के कि करंट जो डीसी होगा वो यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है बच्चों, बात आपके समझ में आई, बहुत बढ़िया। बात करते हैं हम लोग फेजर डायग्राम की, उससे पहले हम लोग बना लेते हैं वेवफॉर्म। ये हमारा वेवफॉर्म बन रहा है, इधर आई और टी। ठीक है, ये 0, सेम वैसा ही हम लोग जैसा पैटर्न करा था, पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। आगे भी लेके जाना चाहता है तो 5 पाई बाय 2। ठीक है, पहली वेवफॉर्म हमारे पास वोल्टेज की बनेगी,
ये हमारा वेवफॉर्म वोल्टेज का बन गया, ठीक है। और मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है बच्चों, ठीक है। और अब करंट की बात करते हैं, तो करंट आगे चलेगा ना कि पीछे चलेगा। करंट यहाँ पे क्या है, आगे चल रहा है, मतलब कि ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ये जो वेवफॉर्म आप लोगों को नज़र आ रही है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 2, मैं फिर लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू आई नॉट, घुमा के लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 2, ठीक है बच्चों। बात आपकी समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। अगर यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाते हैं, यहाँ क्या बनाते हैं, फेजर डायग्राम। तो प्यारे बच्चों ये हमारा y हो गया और ये हमारे पास x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं e को, ठीक है। और ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी। इससे करंट आगे चल रहेगा ना कि पीछे चलेगा, तो करंट हम लोगों ने दिखा दिया इस तरफ, ठीक है। और ये एंगल कितना है बच्चों, पाई बाय 2, ठीक है। करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे पीछे चल रहा है। ये फेजर डायग्राम है किसका, हमारा कैपेसिटर का, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो अब बच्चों इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों ने एक बल्ब लिया है, देखो बल्ब को ग्लो कराना है और कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों साथ में है, मतलब कि इनके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये कैपेसिटर है और ये हमारे पास बल्ब है, और यहाँ हम लोगों ने एक एसी सोर्स लगा के रखा हुआ है। सेम यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर है, ये हमारे पास बल्ब हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने डीसी सोर्स लगा के रखा हुआ है, ठीक है। ये सी है, ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये हमारे पास E हो गया, ये C हो गया, ये हमारे पास बल्ब हो गया। कह रहा है कि कौन से केस में बल्ब ग्लो करेगा, इन विच केस, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, तो पूछ रहा है इन विच केस बल्ब ग्लो, बल्ब विल ग्लो, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लो करंट दौड़ा, तो इस करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, 0 है। तो ये जो एक्स ऑफर करेगा वो कैसे करेगा, इनफाइनाइट करेगा, इनफाइनाइट करेगा, तो ये सर्किट कैसा हो गया, ओपन। तो ये बल्ब नॉट ग्लो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ये करंट यहाँ से जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी नॉन ज़ीरो होगी, नॉन ज़ीरो फ्रीक्वेंसी, तो ये यहाँ से पास कर जाएगा और ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा, विल ग्लो, ठीक है बच्चों। बात आप लोगों के समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सेम ऐसा हम इंडक्टर के लिए भी बना सकते हैं, ऐसा सेम सिचुएशन हम लोग इंडक्टर के लिए भी प्यारे बच्चों बना सकते हैं, ठीक है ना। इंडक्टर के लिए कैसे बनाए, कि यहां पर हम एक इंडक्टर लगा दें और इंडक्टर के साथ हम लोग एक बल्ब कनेक्ट कर दें। पहले केस में हम लोग यहाँ डीसी सोर्स लगाते हैं और दूसरे केस में हम लोग यहाँ पर एसी सोर्स लगा देंगे, ये हमारा बल्ब है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास E है, ये हमारे पास L है, ठीक है, और ये हमारे पास बल्ब है, ये हमारे पास L, ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हमारे पास बल्ब, ठीक है। यहाँ जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, 0 होगी। फ्रीक्वेंसी 0, तो यहाँ पे एक्सएल भी क्या हो गया, 0, तो करंट यहाँ से पास कर जाएगा, ये ग्लो कर जाएगा, ठीक है। ये कैसा है, एसी है, यहाँ से करंट दौड़ेगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी इसकी कैसी होगी, नॉन ज़ीरो, तो ये क्या बनाएगा, बैक ईएमएफ बनाएगा,
नॉट ग्लो, या लेट ग्लो करेगा, बहुत लेट करेगा, ठीक है ना, 1 या 2 सेकंड की डिले के साथ ये ग्लो करेगा, ठीक है। इमीडिएट जैसे स्विच ऑन करेंगे ये तो ग्लो कर जाएगा, ये वाला नहीं करेगा, ठीक है भाई, नॉट ग्लो। फंडा क्लियर हुआ। अगर रजिस्टिव का केस लेते हो, रजिस्टेंस का केस लेते हो तो दोनों में ग्लो करेगा, ठीक है ना, उसके केस में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले वोल्टेज पहुंचेगा बाद में करंट पहुंचेगा, करंट लेट पहुंचता है तो ये बाद में ग्लो करेगा, यहाँ दोनों साथ पहुंच गए, ठीक है, फंडा समझ में आया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो, ठीक है भाई। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, हाँ, ठीक है बच्चों, हाँ। कहता है, कह रहा है एक प्योर इंडक्टर है बच्चों, ठीक है, 25 मिली हेनरी का, यानी कि एल उसने दे दिया 25 मिली हेनरी, यानी कि एल की वैल्यू 25 इंटू 10⁻³ हेनरी, इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि ई कितना है बच्चों 220 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द आरएमएस करंट, यानी कि एक्सेल हमें पता करना है और आई आर एम एस हम लोगों ने पता करना है, दो चीज़ें हम लोगों ने पता करनी है, ठीक है ना। इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी हम लोगों को 50 हर्ट्ज उसने देके रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को एक्सेल निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, एक्सेल, वो होता है 2πf इंटू में एल, 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ का वैल्यू बच्चों 50, एल का वैल्यू कितना हो गया 25 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग जस्टिफाई कर लेंगे। तो ये देखो x 3.14 इंटू में 2 इंटू 50 100 हो गया, इंटू में 25 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 10⁻⁻1। अब यहाँ पर है 3.14 और 25, लगभग ये हो गया 77 मान लेते हैं इसको, इंटू में 10⁻⁻1, एक्सेल यहाँ पे आ गया 7.7 ओम, ठीक है। ये अप्रोक्स आंसर है भाई, अगर आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करके यूज़ करोगे तो हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन हम लोगों को ज़रूर मिले, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब हम लोगों को सोर्स वोल्टेज 220 दे रखा था, लेकिन हम लोगों ने करंट निकालना है, तो आई नॉट निकल जाएगा ई नॉट बाय एक्सेल, हाँ के ना। अगर आई नॉट हमें मिल गया तो आई आर एम एस हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, वो कितना होगा आई नॉट बाय √2, आई आर एम एस बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई एक्सेल इंटू में √2, ठीक है। ई नॉट कितना बच्चों 220, ये 7.7 और इंटू में √2, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग निकाल लेंगे आई आर एम एस इजिकल टू जो भी आंसर आता है आप ज़रूर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के बाद ज़रूर लिख लेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक एसी सर्किट है कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 180 डिग्री, यानी कि अगर हम लोग फेजर डायग्राम अभी बनाकर आए हैं, इधर x मेंशन कर रहा था, इधर y और इधर हमारा ये E था, तो करंट इससे आगे चल रहा था, और कितना आगे चल रहा था π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 180 डिग्री, नहीं भाई 90 से होना चाहिए। रिमेन्स इन सेम फेज, नहीं।
लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, यानी कि वोल्टेज को लीड करता है बाय 90 डिग्री, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेग्स वाला ऑप्शन नहीं होगा, लास्ट वाला हमारा गलत हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया बच्चों? सी हो गया। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आया? आगे बढ़े। कह रहे हैं कि स्टेटमेंट हम लोगों ने चेक करना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, रोकने की बहुत कोशिश करी थी भाई, लेकिन आ ही गया बीच में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हम लोगों ने करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है बच्चों। कह रहा है द कैपेसिटर कैन कंडक्ट इन डीसी सर्किट बट नॉट इन एन, एक कैपेसिटर कैन कंडक्ट इन डीसी बट नॉट एन इंडक्टर। देखो कैपेसिटर डीसी के अंदर काम नहीं करता, ठीक है ना, कैपेसिटर डीसी के अंदर काम नहीं करता, इंडक्टर करता है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा है इन डीसी सर्किट इंडक्टर कैन कंडक्ट, कर सकता है, बट नॉट ए कैपेसिटर। बिल्कुल सही, ये सही है हमारा स्टेटमेंट। बाकी दो और चेक कर लेते हैं। इन डीसी सर्किट बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैन नॉट कंडक्ट, नहीं, ये वाला भी गलत हो गया। इन एन डीसी सर्किट इंडक्टर हैज़ फाइनाइट रेजिस्टेंस, भाई फाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं होता, मैंने बताया था कि प्योर इंडक्टिव होता है, रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी वाला करेक्ट है। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों के समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहे एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल दे रखा हमें 2 हेनरी इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि करंट उसमें बता रखा है 0.25 एम्पियर। ठीक है, यानी कि 1/4 एम्पियर मैं लिख लेता हूँ, मेरी रीजनेस के लिए जो अच्छा लगेगा मैं वो यूज़ कर लूँगा। एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 60 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, वी इफेक्टिव निकालना है, यानी कि वी आर एम एस हम लोगों ने निकालना है। ठीक है, अक्रॉस द इंडक्टर, और पाई का वैल्यू 3.14 हम लोगों को देके रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो सब, अगर आई आर एम एस अगर हम लोगों ने निकालना है तो ये वी आर एम एस अगर हम लोगों ने निकालना है तो आई आर एम एस इंटू में एक्सएल ये होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सएल निकालते हैं, कितना आएगा? वो आएगा 2 पाई एफ इंटू में एल। 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ का वैल्यू 60, एल का वैल्यू 2, 4 240 इंटू में 3.14। ठीक है, एक्सेल हम लोगों को मिल गया। आगे ना एक्सेल मिल गया, आई आर एम एस की बात करते हैं। देखो ये है आई नोट, ये है आई नोट, तो आई नोट हमें 1/4 एम्पियर मिल रहा था, तो आई आर एम एस हम लोगों को मिल जाएगा आई नोट बाई √2, यानी कि 1/4 √2 एम्पियर। तो वी आर एम एस हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर दे। आई आर एम एस की वैल्यू 1/4 √2 और एक्सेल की वैल्यू 240 इंटू में 3.14, ये कट गया, 60 भी चला गया, वी आर एम एस आ गया 60 इंटू में 3.14 डिवाइडेड बाई √2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये लगभग 133 वोल्ट के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स आंसर है। ठीक है, बात ध्यान में रहेगी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका रिएक्टेंस हम लोगों को दे रखा है 50 ओम एट 50 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द रिएक्शन एट 125 हर्ट्ज। बहुत बढ़िया, कि एक्स सी हमें दे रखा है 100 हर्ट्ज, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर? 50 हर्ट्ज के ऊपर,
हमें XC यानी XC1 F1 XT2 निकालना है, ठीक है ना, ये वैल्यू निकालनी, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है 125 हर्ट्ज। हम लोगों को रिलेशन प्यारे बच्चों पता है, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि XC का जो फॉर्मूला था वो 1/2πfc था। हाँ कि ना, तो XC यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था फ्रीक्वेंसी के, तो XC1/XC2 इज इक्वल टू F2/F1 मेंशन कर सकते हैं। XC1 कितना है बच्चों 100, XC2 निकालना है, F2 की वैल्यू 125, F1 की वैल्यू 50। ये 5 पे चला गया, ये 2 पे चला गया, फिर ये 20 पे चला गया। XC2 यहाँ लिख देते हैं, XC2 यहाँ सोल्व करने के बाद 50 ओम आ जाएगा। यानी कि पता चल रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है XC यहाँ पर कम होता हुआ जा रहा है। जब फ्रीक्वेंसी कम थी तो ये 100 ओम्स था, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी यहाँ 125 हर्ट्ज हुई तो ये 40 ओम के ऊपर आ गया, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों की समझ में आई। आगे बढ़े, वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन का स्टेटमेंट अगेन बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफ कहता है कि यहाँ 2 ग्राफ हम लोगों को दे रखे हैं। स्टेटमेंट को थोड़ा सा बात लेंथी है, ठीक है, थोड़ा हम लोग यही सीधा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि पहले वाले ग्राफ में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो करंट का अपोजिशन जितना था पहले ही जितना ही रहता है। यानी कि क्या बता रहा है, करंट अपोजिशन does not change as frequency changes। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है कि करंट अपोजिशन इंक्रीज हो रहा है एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ठीक है। तो जहां हमें पता है कि अपोजिशन बढ़ रहा है, मतलब कि अपोजिशन कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है, एक तरह का रिएक्टेंस करता है। तो रिएक्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, रिएक्टेंस बढ़ेगा तो आई कम होगा। अपोजिशन टू करंट मतलब कि रिएक्टेंस करंट यहाँ कम हो रहा है। तो यानी कि ये वाला जो सर्किट है उसके अंदर क्या है, इंडक्टर है बच्चों, क्या है, इंडक्टर। लेकिन यहां पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहां पर कौन है, रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर के केस में ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी का इस पे कोई असर नहीं होता, चाहे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। समझ में आया, क्वेश्चन कीजिएगा, कोई डाउट रहता है तो हमसे पूछिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।